दोस्तों नमस्कार। हम लोग 150 MCQs कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 151 से आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, व्हिटेकर यानी कि RH व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। RH व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, जिसमें था मोनेरा, जिसमें था प्रोटिस्टा, जिसमें था फंजाई यानी कि कवक, जिसमें था प्लांटी, जिसमें था एनिमिलिया। प्रोटोजोआ नहीं था। तो डी हमारा राइट आंसर। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका जो स्मेल होता है वो अम्लीय माध्यम में कुछ और होता है, क्षारीय माध्यम में कुछ और होता है। तो यहां से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो माध्यम है वो अम्लीय है या क्षारीय है उसके स्मेल को डिटेक्ट करके। ऐसे पदार्थों को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, घ्राण सूचक बोलते हैं। इसमें आप 2 एग्जाम्पल याद रख सकते हो, वैनिला और प्याज। ये दोनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक सूचक यानी जो वैज्ञानिक बनाते हैं, और प्राकृतिक सूचक जो नेचर से मिलता है, जैसे कि लिटमस। लिटमस ये नेचुरल इंडिकेटर हो गया, लिटमस हो गया। उसके बाद हल्दी हो गया, टर्मरिक। सिंथेटिक सूचक यानी वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है, संश्लेषित किया हुआ है। इसमें आप मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलफ्थलीन ये 2 ध्यान में रख सकते हो। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। ये मैंने आपसे शायद पार्ट 1 में ही ऑलरेडी अच्छे से डिस्कशन किया हुआ था कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डी हमारा राइट आंसर। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। मैंने आपसे कहा था, याद करो, कि एक तत्व जिस आवर्त में होता है उसके परमाणु में कोषों की संख्या उतनी ही होती है। यानी अगर आवर्त की अगर हम बात करें तो एक आवर्त में जितने भी तत्व हैं उनमें कोषों की संख्या बराबर होती है। समूह के केस में क्या होता है, एक ही समूह के अंदर जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणुओं में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बाह्यतम कोष होता है, बाह्यतम कक्षा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जैसे मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं तो इसमें आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सारे होते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 यानी कि समूह 1 के तत्व है। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे जो साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो परमाणु आकार बराबर नहीं होगा, परमाणु तो बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे ये बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होगा। सोडियम का 3 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है। परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। परमाणु द्रव्यमान संख्या ये भी अलग अलग होगा क्योंकि सबका भार अलग अलग है। तो बराबर क्या होगा, बराबर ये होगा कि इस सब के बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये एक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो बाह्यतम कोष में होते हैं। बी हमारा राइट आंसर। एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो इस ग्रह पर जो 1/3 वाला त्रिज्या और द्रव्यमान वाला है, इस ग्रह पर g का मान क्या होगा। एक ग्रह है जिसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/3 है, और जो त्रिज्या है वो पृथ्वी के त्रिज्या के 1/3 है। RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, ME यानी कि मास ऑफ अर्थ। अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के सतह पर g का मान होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R²। ये सिर्फ पृथ्वी के सतह पर नहीं, किसी भी प्लेनेट पर आप लगा सकते हो। किसी भी ग्रह के सतह पर अगर आप जानना चाहते हो कि गुरुत्व त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है उस ग्रह के कारण, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपने रटा हुआ है वैल्यू पृथ्वी की सतह पर g का, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां से आया। जब आप इस फॉर्मूले में सारा मान डालोगे, इस g के जगह पर डालोगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इतना मान डालोगे। जब आप यहाँ पर m के जगह पर ME डालोगे यानी मास ऑफ अर्थ डालोगे, इतना kg। जब आप इस r के जगह पर RE डालोगे 6400 और गुने में 1000 मीटर। जब आप इन सारी ही वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तब आपका आंसर ये आएगा। यानी तब जो वैल्यू है ये निकल कर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको रट करके रखते हैं। अब बार बार तो हम इसको सॉल्व करेंगे नहीं इतना, इसीलिए हम लोग ये वैल्यू को याद करके रखते हैं। तो यहाँ पर हमें अर्थ के लिए चाहिए था, तो हमने क्या किया, अर्थ के मास को, अर्थ के रेडियस को यहाँ पर पुट कर दिया। लेकिन हमें एक ऐसे ग्रह का चाहिए जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के 1/3 है।
तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पर मान लेते हैं वो कोई ग्रह है, एक्स ग्रह है कोई, तो जी एक्स क्या हो जाएगा, यहां पर कैपिटल जी का मान पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट होता है, तो यहां पर कैपिटल जी ही आएगा। एम ए की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, यहां पर एम ई बाई 3 पुट करेंगे, एम ई बाई 3 पुट करेंगे, और आर स्क्वायर की जगह पर आर ई और बाई में 3 का स्क्वायर, ये हम पुट करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जी एम ई ये 9 बनकर के ऊपर आएगा, और नीचे ये 3 इंटू में आर ई का स्क्वायर, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू जी एम, ये एम ई है बटे में आर ई स्क्वायर, और ये जो पूरा मान है क्या हम इसके जगह पर जी ई डाल सकते हैं, क्योंकि जी एम ई बटे में आर ई स्क्वायर ये क्या निकला, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम लोग जी ई से डिनोट कर सकते हैं। तो 3 इंटू जी ई यहां पर हम लिख सकते हैं, तो 3G हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने यहां पर जी ई माना था, यहां पर सवाल में जी दे रखा है, इसलिए 3G हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो किसी भी ग्रह के सतह पर आप गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये भी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, विरल माध्यम में जाने का मतलब है कि कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है, तो कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरण जाएगी उसमें स्पीड बढ़ जाएगी, तो एक तो गति बढ़ जाएगी, दूसरा वो अभिलंब से दूर भागेगी, तो अभिलंब से दूर झुक जाएगी, तो ए हमारा राइट आंसर। डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल में एथेनॉल को मिला दिया जाता है, पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाता है ताकि पोल्यूशन कम हो, क्योंकि जो एथेनॉल है इसे फ्यूल क्लीनर भी कहा जाता है, यानी कि जो ईंधन है उसको स्वच्छ बनाया जाता है एथेनॉल को मिक्स करके पेट्रोल के साथ। तो एथेनॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल बोले तो CH3 CH2OH, 2 कार्बन वाला एल्कोहल। बेंजीन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, C6H6, C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला है। इसका संरचना सूत्र ये होता है, आपने ये देखा भी होगा किताबों में कहीं पर, ये इसकी संरचना है। इसमें 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी ध्यान में रखना। 3 पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटेन जो LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, उसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, तो यह दर्शाता है जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही खराब एसिड होगा, यानी वो उतना ही अच्छा क्षार हो सकता है। जब पीएच मान 7 हो, जब पीएच मान 7 है यानी कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए कि H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है और OH- आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है। लेकिन वहीं जब पीएच मान 7 से भी ज्यादा हो जाए, 7 से भी ज्यादा हो जाए मतलब उनका क्षारीय प्रकृति बढ़ रहा है, मतलब OH- का जो कंसंट्रेशन होगा एक्वस सॉल्यूशन में वो बढ़ेगा, तो यहाँ पर OH आयन की सांद्रता में वृद्धि, बी हमारा राइट आंसर। अगर पीएच मान 7 से घट जाए तो H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित, ठीक है, बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो इमेज के बारे में बताना है। यहां पर कुछ लाइन छूटा हुआ है, इमेज के बारे में बताना है कि वो कहां पर बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो इमेज बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या फिर बोल दो वक्रता केंद्र से परे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो जो इमेज बनेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक ही सिचुएशन है जब अवतल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है, वो है तब जब वस्तु होता है फोकस और पोल के बीच। अदरवाइज कोई सा भी केस उठा लो आपको मिलेगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। बड़ा छोटा के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, बड़ा छोटा के बारे में हम कमेंट ये नहीं कर सकते हैं। वास्तविक है या सीधा है इसके बारे में हम पूरे कंफर्मेशन के साथ कमेंट कर सकते हैं। यहां भी आप देख सकते हो, यहां पर एरो देखो, ये ऊपर दिखाया गया है, यहां पर नीचे दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक है, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन गया, तो ये वास्तविक है। साथ में देखो यहां पर एरो साइज में छोटा है, यहां पर बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा है। सी हमारा राइट आंसर। कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जो प्लाज्मा अवस्था है उसमें जो पदार्थ होते हैं उसके कणों की एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है, अधिकतम होती है। प्लाज्मा अवस्था को प्राप्त करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। सूर्य में जो चमक होती है, तारों में जो चमक होती है वो प्लाज्मा के कारण ही होती है, क्योंकि सूर्य और तारों में ये हाई टेम्परेचर मिल जाता है, जिसके कारण वहां पर प्लाज्मा स्टेट बनता है, और प्लाज्मा स्टेट बनने के कारण ही सूर्य और तारे चमकते हैं। प्लाज्मा के बाद गैस है, जिसके पार्टिकल्स के पास
काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम शेल है? अगर हम बात करें पूरे आवर्त सारणी में तो सबसे कम शेल किसके पास होगा? जो आवर्त संख्या 1 के तत्व होंगे। जो तत्व जिस आवर्त में होगा उसमें कोशों की संख्या उतनी ही होती है। तो आवर्त संख्या 1 के जो तत्व हैं, आवर्त संख्या 1 के तत्व कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें कोशों की संख्या, कक्षाओं की संख्या, शेल की संख्या एक ही है। तो अगर हम पूरे आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो सबसे कम शेल है आवर्त 1 में। अब यहाँ पर आवर्त 1 आंसर में नहीं दे रखा है, इसीलिए ये सारे ही कैंडिडेट्स के लिए इस सवाल को इग्नोर कर दिया गया। लेकिन अगर हम इनमें से ही किसी एक को चूज करें, किसी एक विकल्प हो, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। जो तीसरा आवर्त होगा उसमें शेलों की संख्या 3, बाकी 5वें आवर्त में 5, छठे आवर्त में 6, चौथे आवर्त में 4। तो यहां पर आई थिंक सवाल पूछा गया था कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे कम शेल जो है वो किस आवर्त के तत्व में है, इसीलिए इस सवाल को इग्नोर किया गया है। अगर पूछने का जो नजरिया ये होता कि इनमें से बताना है कि कौन है, तब हमारा आंसर यहां पर बी सही हो जाता। गंडमाला यानी कि ग्वाटर डैश की कमी के कारण होती है। ग्वाटर को ही हम लोग घेंगा बोल देते हैं, घेंगा रोग। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ये ग्लैंड बनाती है थायरोक्सिन हार्मोन। और इस ग्लैंड को सही से काम करने के लिए चाहिए आयोडीन। थायराइड ग्लैंड ही है हमारे शरीर के अंदर जो सबसे ज्यादा आयोडीन को स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसको जरूरत है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो यही थायराइड ग्लैंड जो है इसका आकार साइज में बड़ा हो जाता है और थायरोक्सिन हार्मोन भी ये सही तरीके से नहीं बना पाता है। तो आयोडीन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आयरन की कमी से अनीमिया होता है, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी इसमें। 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है, यानी 3 प्रतिरोध है, सारे के सारे 6 ओम के हैं और इन सब को पैरेलल में लगाया गया है। बताना है समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो 6 का 3 है तो 6/3 हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 5 होता, 5 ओम का 4 होता तो 5 में हम 4 कर देते हैं। कहना ये चाह रहा हूं, मान लो R प्रतिरोध है और ये संख्या में टोटल N है। इन सब को समानांतर में जोड़ा गया है। आपसे समतुल्य प्रतिरोध पूछे तो आप R/N कर दोगे। मान लो अगर ये सीरीज में होता, श्रेणी क्रम में होता, तो हम सिंपली R इंटू में N कर देते हैं। यहां पर R की जगह पर 6 है और संख्या में 3 ही है, यानी N की जगह पर 3 है तो 6/3 यानी कि 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर यानी कि शक्ति डैश होगी। तो शक्ति बराबर क्या होता है? V इंटू में I होता है। V का मान 6 है, I का मान 0.5 है, सारे के सारे SI मात्रक में है, तो SI मात्रक में हमारा आंसर 3 वाट आ जाएगा। ये कैपिटल W होगा 3 वाट। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर बुलाती है, पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, अपनी केंद्र की ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके। तो एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। ये बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर बोल दो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल। दंतशय तब शुरू होता है जब मुंह का pH डैश होता है। दंतशय शुरू हो जाता है जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वही है जो परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। इसके अलावा जिन्होंने भी ट्राई किया तत्वों को वर्गीकृत करने का, उन सब ने आधार माना था परमाणु द्रव्यमान को या फिर परमाणु भार को, चाहे वो मेंडलीव हो, डोबेराइनर हो और या फिर न्यूलैंड हो। ये हमारा राइट आंसर। कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से यानी कि जहां पर प्रकाश संश्लेषण हुआ, जहां पर भोजन बना, फूड बना प्लांट का, वहां से उस फूड को पूरे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर के जाएगा, वो उत्तक है फ्लोएम। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना ये फ्लोएम का काम है, F से फूड, F से फ्लोएम। और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, प्लांट्स जो है जमीन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर को एब्जॉर्ब करके उस स्थान तक लेकर के जाना जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, ये काम है जाइलम का। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होगी? तो कार के पास गति है तो डेफिनेटली गतिज ऊर्जा तो होनी ही है, तो टी हमारा राइट आंसर। सोल्डर डैश का मिश्र धातु है, सोल्डर डैश का मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक आपने पिछले पार्ट में देखा था पीतल है,
कॉपर और टीन ये याद रखना, ये है कांसा, ब्रॉन्ज। लेड और टीन ये हो जाएगा सोल्डर, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कॉपर जिंक के साथ अगर आप निकल मिला दो तो ये आपका जर्मन सिल्वर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है बर्तन बनाने में। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, तो एक पौधे के बीज में जो नन्ना मुन्ना प्यारा सा पौधा होता है वो क्या होता है? एम्ब्रियो ही तो होता है, तो डी हमारा राइट आंसर। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो ये सवाल रिपीट हो चुका है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। जब भी बोले स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है। फिर उसके बाद 2 सेकंड में इसकी गति हो जाती है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो बताना है त्वरण क्या होगा। त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि अंतिम वेग कितना था, प्रारंभिक वेग कितना था, उसको घटा दो और टाइम से भाग लगा दो। तो अंतिम वेग यहाँ पर 5 है, प्रारंभिक 0 है, समय यहाँ पर 2 है, आंसर यहाँ पर 2.5 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे त्वरण हो चाहे वेग हो, दोनों के दोनों सदिश राशि है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? मान लो ये कोई वस्तु है, इसे एक h हाइट पर उठा करके कोई इंसान है जो पकड़ के रखे हुए है। तो जब ये जमीन से किसी एक फिक्स हाइट पर है और ये वस्तु गति में नहीं है, तब इसके पास जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो मैक्सिमम होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ये 0 होती है। कारण क्या है? क्योंकि v 0 है, ये गति में नहीं है। जब इस वस्तु को छोड़ा जाएगा तो हाइट में कमी आएगी। आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। mg तो बदलने वाला नहीं है, हाइट में कमी आएगी। हाइट में कमी आने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कमी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। अब छोड़ने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड तो जरूर होगा। अब कुछ ना कुछ स्पीड होने के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी। अब देखो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ घट गई, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर घट गई, तो ये घट करके कहाँ गई? क्या ये नष्ट हो गई? ऊर्जा का ना तो विनाश होता है और ना ही उत्पत्ति की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल जाती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, आई थिंक आपको भी ये पता होगा। तो यहाँ भी जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई पहले की तुलना में, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चली गई? वो चली गई काइनेटिक एनर्जी में। वो अब बदल गई काइनेटिक एनर्जी में। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मान लो 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जूल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में ये वृद्धि हो चुकी है। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका नियत रहने वाला है, ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है, नियत रहने वाला है। हर एक पॉइंट पर ये नियत रहने वाला है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे जैसे वस्तु जमीन की तरफ आती है, पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि होगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली है। तो जैसे जैसे वस्तु जमीन के करीब आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, और इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का मान काफी कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का मान काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इस यहाँ पर हमारा आंसर गतिज ऊर्जा हो जाएगा कि एक बिंदु पर, रास्ते में किसी एक बिंदु पर ये बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा ये बढ़ जाएगी स्थितिज ऊर्जा की तुलना में। जब जमीन पर टकराएगा ये वस्तु, उस समय h 0 हो जाएगा, हाइट 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ये 0 हो जाएगा। और जमीन पर टकराने के टाइम में जो v होता है ना, वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन हर एक पॉइंट पर जो यांत्रिक ऊर्जा है ये नियत रहने वाला है, अचर रहने वाला है। बी हमारा राइट आंसर। तो यांत्रिक ऊर्जा का कुछ होगा? नहीं होगा। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। अब देखो यहाँ परमाणु बोलना तो ठीक नहीं होगा, आप यहाँ पर नाभिकीय बोलो। नाभिकीय। आपने एटॉमिक फ्यूजन सुना है क्या? आपने एटॉमिक फ्यूजन नहीं सुना होगा, आपने न्यूक्लियर फ्यूजन सुना होगा। नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और नाभिकीय विखंडन को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। परमाणु के लेवल पर कोई घटनाएं होती है और नाभिकीय लेवल पर कोई घटनाएं होती है, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। वो एक अलग दुनिया है परमाणु का, और नाभिक का अपना एक अलग दुनिया है। इसीलिए हम नाभिकीय संलयन बोलेंगे, परमाणु संलयन तो बोलना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये जो नाभिकीय संलयन है ये अपने आप होती है कहां पर? सन से जो एनर्जी आ रही है, सन से जो हमें ऊष्मा मिल रही है, सन से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, ये कहां से मिल रही है? क्योंकि सन में नाभिकीय संलयन होता है। ए हमारा राइट आंसर। जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं वो मिल करके हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? दो हल्के
दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में ठीक उल्टा हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में ये ठीक उल्टा हो जाएगा। एक भारी सा न्यूक्लियस ये टूट करके दो हल्के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा और इस प्रोसेस में भी ऊर्जा निकलती है। यानी मान लो अगर ये हमारा E2 है, ये हमारा E1 है, तो ऊर्जा किसमें अधिक निकलती है? ऊर्जा अधिक निकलती है नाभिकीय संलयन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियर फ्यूजन में ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में नाभिकीय संलयन में ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक होता है न्यूक्लियर फिजन की तुलना में। तो ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए, नाभिकीय संलयन करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। सन पे ये टेम्परेचर अवेलेबल है, इसलिए वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है। और जो आपका एटम बॉम्ब होता है ये न्यूक्लियर प्रजनन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है। जो लैंगिक प्रजनन होता है तो लैंगिक प्रजनन से भिन्नताएं आती है और वो जो भिन्नताएं होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो सकती है, तो ये वंशागत हो सकती है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है 3। आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो 3 होती है और अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है ये NH3 होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही शामिल होती है। मैकेनिकल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? यहां देखो भूरे रंग का लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में धूसर रंग लिखा हुआ है, धूसर और इंग्लिश में ग्रे, और भूरे के लिए हम लोग इंग्लिश में ब्राउन वर्ड यूज करते हैं। तो जो सिल्वर क्लोराइड है जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, तो ये टूट जाता है सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस में। पहले ये सिल्वर क्लोराइड ये ग्रे कलर का था, सॉरी ये पहले व्हाइट कलर का था। जब सनलाइट पड़ा तो ये ग्रे कलर में टर्न कर गया, बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टूट गया सिल्वर और क्लोरीन में और सिल्वर धातु के कारण ये व्हाइट से ग्रे हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर सिल्वर धातु हो जाएगा। ऐसे ही एक और रिएक्शन है, ये ध्यान में रखो आप, सिल्वर ब्रोमाइड। यहां भी जब सनलाइट पड़ेगा तो ये सिल्वर सॉलिड और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। ये वाली जो अभिक्रिया है इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। निश्वासन डैश द्वारा होता है, निश्वासन डैश द्वारा होता है। निश्वासन बोले तो सांस को छोड़ना। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर मतलब आयरन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बारे में पूछा है कि जब ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। पिछले ही पार्ट में मैंने आपसे जंग के बारे में कहा था, जब आप लोहे को नम वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देते हो तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, और वो लेयर होती है फेरिक ऑक्साइड की। निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? बताना है इनमें से किस में अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल नहीं होता है। देखो, धातुओं में दोषों की प्रश्रव्य पहचान। कोई धातु है, जैसे मान लो कोई आयरन का ब्लॉक है और ये बाहर से देखने में सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर में क्रैक हो। तो इस तरह के क्रैक से बचने के लिए, पता करने के लिए इस वेव का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ड्रिल करने के लिए, छेद करने के लिए, या फिर वांछित आकार में काटना, यानी कि अपने मनपसंद आकार में काटना, जैसे ग्लास को काटना है अपने मनपसंद आकार में, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है और साफ सफाई में भी इस्तेमाल होता है। तो इन सारे ही केसेस में अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। इस वाले केस में नहीं होता है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कोई भी कक्षा है, कोई भी शेल है, कोई भी कोश है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 × n²। 2 × n²। तो जो पहला कक्षा होता है वो k होता है, दूसरा l होता है, तीसरा m होता है, चौथा n होता है। यानी कि n बराबर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हमसे l कक्ष में पूछा है तो यहाँ पर n बराबर 2 है, तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। तो ए हमारा राइट आंसर। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आवर्धन, इसके बारे में पहले तो आप ये याद रखो कि यूनिट लेस है, इसका कोई इकाई नहीं, कोई भी मान नहीं। जो आवर्धन का चिन्ह होता है, जो आवर्धन का साइन होता है, उससे हमें यह पता लगता है कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। अगर आवर्धन का जो साइन है वो ऋणात्मक है, मतलब जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है।
अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, और ऋणात्मक चिन्ह है तो उल्टा है, उल्टा वास्तविक होता है। हमसे पूछा है आभासी और सीधी छवि के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। तो ये तो था चिन्ह के बारे में कि चिन्ह से हमें यह पता लगा कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा है या उल्टा है। अब है मैग्नीट्यूड, परिमाण। परिमाण से हमें यह पता लगता है कि जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु के आकार से बड़ा है या छोटा है। तो अगर आवर्धन 1 के बराबर है तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार ये बराबर होता है। अगर जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, वो 1 से बड़ा है, मतलब प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो गया वस्तु के आकार से। अगर मैग्निफिकेशन का जो परिमाण है 1 से छोटा है, मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से छोटा है। जैसे मान लो m = -3 है और यहाँ पर m = 3 है, तो यहाँ देखो, यहाँ ऋणात्मक है और यहाँ धनात्मक है, कुछ नहीं है तो धनात्मक है। मतलब इस केस में जो प्रतिबिंब बना वो उल्टा बना, वास्तविक और उल्टा, और इस वाले केस में सीधा। लेकिन दोनों केस में परिमाण बराबर है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। अब यहां पर -3 देख करके आपको ये नहीं सोचना है कि ये -3 तो 1 से छोटा है, नहीं। चिन्ह हमें सिर्फ ये बताएगा कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। चिन्ह हटा करके आपको परिमाण देखना है। तो अगर हम चिन्ह हटा दे दोनों तरफ से तो दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। दोनों का परिमाण बराबर है, यानी कि यहां भी जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु के आकार के 3 गुना है, और यहां भी जो प्रतिबिंब बना वस्तु के आकार के 3 गुना है। तो साइज में बराबर है, लेकिन यहां उल्टा है और यहां सीधा है। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। 2 एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक जिंक ऑक्साइड और दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये दोनों एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। मैंने आपसे ऑलरेडी चर्चा किया हुआ इस पर। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा। जब विस्थापन बल लंबवत होगा तब कार्य नहीं होगा, और जब विपरीत दिशा में होंगे दोनों तब कार्य ऋणात्मक होगा। डैश वर्ग के प्राणी में श्वसन गल्फरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो जो उभयचर होते हैं जैसे कि मेढक, ये गिल्द से भी सांस लेते हैं, लंग से भी लेते हैं, और जो मॉइस्ट स्किन होता है, नम त्वचा होती है, उससे भी सांस लेते हैं। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है। तो ये कौन सा नियम है? यह है न्यूलैंड्स अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग यानी कि मोमेंटम यानी कि m × में v, यह है द्रव्यमान, यह है वेग। द्रव्यमान के लिए एसआई मात्रक kg और वेग के लिए मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड, बी हमारा राइट आंसर। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, त्वरण ऋणात्मक है, इसका मतलब यह हुआ कि समय के साथ वेग घट रहा है। त्वरण होता है v - u/t। अब समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी ये जो त्वरण है ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा ये इस पर डिपेंड करेगा, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर पर। तो ए नेगेटिव तो तब होगा जब ये जो प्रारंभिक वेग है वो अधिक होगा और जो अंतिम वेग है वो कम होगा। तो प्रारंभिक वेग अधिक था और अंतिम वेग कम है, यानी कि समय के साथ वेग घटा है, तो घटेगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर त्वरण धनात्मक है मतलब समय के साथ जो वेग है वो बढ़ रहा है। मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट, युग्मनज, तो ये जाकर के इम्प्लांट हो जाता है गर्भाशय में। 10 ओम, 8 ओम, 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रवाहित प्रतिरोध होगी। 10 ओम, 8 ओम, 7 ओम ये तीनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो कुछ नहीं करना है, सबको तो बस जोड़ देना है। 18 हो गया ये, और 18 और 7 25 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? ये जड़ है और ये आप देख सकते हो रोम जैसे जो भाग है इसे हम रूट हेयर्स बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर। 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, मीटर सेकंड स्क्वायर, तो ये नहीं होगा। यहाँ है मीटर सेकंड, ये भी नहीं होगा। यहाँ है मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं होगा, यानी जो हमारा राइट आंसर है वो बी होगा। आप चाहो तो बनाकर देख सकते हो। F = m × में a होता है तो a हो जाएगा F/m। जो हमारा बल है 350 है, जो द्रव्यमान है वो 500 है। सॉल्व करेंगे 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई है, अभी हम लोग ने देखा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? कोई सा भी अम्ल हो, दुनिया का कोई सा भी अम्ल हो, वो जल में घुलने पर H+ देता ही देता है। ये हो सकता है कि कुछ अम्ल ऐसे होंगे जो H+ कम देंगे संख्या में, कुछ ज्यादा देंगे। जो कम देते हैं वो कमजोर अम्ल होता है, जो ज्यादा देते हैं वो
अच्छा अम्ल होता है, मजबूत अम्ल होता है। लेकिन अगर वो अम्ल है तो जल में घुलने पर H+ आयन वो जरूर प्रदान करता है। तो यहाँ देखो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, या एसिटिक अम्ल है CH3COH, ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। ये सारे के सारे अम्ल है, सारे के सारे जल में घुलने पर H+ आयन प्रदान करेंगे। बोर्ड वाले ने इसका आंसर एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, केवल एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम क्यों। ये सारे के सारे अम्ल है तो ये सारे के सारे H+ आयन जरूर देंगे जल में घुलने पर। एसिटिक अम्ल, ये जो अम्ल है CH3COH, ये कमजोर अम्ल है, वीक एसिड है। बाकी HCl, HNO3, H2SO4 ये सारे के सारे मजबूत अम्ल हैं। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान मान लो m है, इसको उठा करके लेकर गया h हाइट तक उठा करके लेकर गया, तो उठा करके ले जाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। और ये बल मैंने आपसे कहा है कम से कम कितना होना चाहिए, mg के बराबर, यानी इसके भार के बराबर। तब जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, F इंटू में S हो जाएगा। F इंटू में S क्यों? क्योंकि ऊपर की दिशा में बल लगाया गया है और ऊपर की दिशा में ही विस्थापन है, तो हमारा जो बल होगा वो mg होगा और जो विस्थापन है वो h होगा। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा इस बल के द्वारा। लेकिन आपसे सवाल में देखो क्या पूछा है, आपसे सवाल में जो बल इसे उठा करके ऊपर की दिशा में लेकर गया उसके द्वारा नहीं पूछा है, आपसे कार्य पूछा है गुरुत्व बल के द्वारा। तो जो गुरुत्व बल है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है ना, जो इसका भार है वही तो इसका गुरुत्व बल है। तो गुरुत्व बल तो नीचे की ओर है लेकिन वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर है। तो यहां पर जो हमारा वर्क डन होगा ये होगा -F इंटू में S, यानी कि -mg और h। समझ में आया? ये वाला बल जो ऊपर उठा करके लेकर गया और ये वाला जो बल हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये गुरुत्व बल के द्वारा कार्य निकाल रहे हैं। तो गुरुत्व बल तो नीचे की ओर काम कर रहा है ना, लेकिन वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर -mgh हमारा वर्क डन आएगा। -m का मान 1 है, g का मान 9.8, h का मान 10। तो यहाँ पर -98 जूल हमारा राइट आंसर होगा डी। लिटमस विलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है। तो लिटमस ये हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, आप जानते हो लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। लाइकेन में क्या है, लाइकेन में कवक है और एल्गी है, यानी कि ये कवक और शैवालों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन, और एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है मरकरी पारा। डैश मिश्र धातु में टीन होता है। पीतल में आपने देखा था कॉपर प्लस जिंक, सोल्डर में आपने देखा था लेड प्लस टिन। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और स्टील यानी कि इस्पात आयरन, निकल, क्रोमियम, ये इस्पात होता है, ये स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील, कभी पूछे स्टेनलेस स्टील ये किसका मिश्र धातु है, तो ये आयरन हो जाएगा, निकल हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखो, जो मिश्र धातु होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, जो मिश्र धातु होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है। 3 टेम्परेचर है, तीनों टेम्परेचर पर आपको ध्यान में रखने होंगे। 0 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। किसमें? एयर में। 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड, 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड और 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है साउंड की, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप क्या देख रहे हो, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, जो साउंड की स्पीड है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि माध्यम का अगर हम तापमान बढ़ा दें तो जो ध्वनि की गति है वो भी बढ़ जाती है। आपसे यहाँ देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर पूछा है, हो सकता है आपसे 0 डिग्री सेल्सियस पर पूछ दे, हो सकता है आपसे 22 डिग्री सेल्सियस पर पूछ दे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये तीनों ही टेम्परेचर पर वैल्यू दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्व स्थिरांक जी की एक इकाई है? जी जिसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। सार्वत्रिक इसलिए, यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि पूरे यूनिवर्स के लिए जो इसका मान है वो कांस्टेंट है। इसका मान आप ध्यान में रखें 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट के साथ आपको ध्यान में रखने हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये वैल्यू भी आपको ध्यान में रखना है। इस वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट किया था हेनरी कैवेंडिश ने। पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उत्तरदायी है, तो भोजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पानी के लिए जाइलम। 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो यहां पर आप जरा ठीक कर लो, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर धारा नहीं है, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश होगा। देखो सारे के सारे जो
यूनिट है वो कूलम में है, यानी कि एसआई मात्रक में है। तो जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो सारे जो वैल्यू पुट करेंगे वो एसआई मात्रक में ही पुट करेंगे। हमसे आवेश पूछा है, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू में टी होता है। आप जानते हो धारा बराबर होता है आवेश बट्टे में समय। तो हमें आई दे रखा है 2, टाइम हमें मिनट में दे रखा है। मिनट ये एसआई मात्रक नहीं होता है, टाइम का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो यहां से 120 कूलम हमारा राइट आंसर होगा। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन जब जलता है, पूर्ण दहन होता है उसका, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और जल बनता है। हाइड्रोकार्बन जैसे कि अल्केन जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर एल्कीन, एल्काइन, ये सब। तो जब हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। पूर्ण दहन तब होगा जब जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, तब जाकर के पूर्ण दहन होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो लैंगिक प्रजनन से ही वेरिएशंस आते हैं। लैंगिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक में तो पूरा जेरोक्स होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। मुक्त रूप से गिरना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु नीचे की ओर गिर रही है उस पर केवल और केवल पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही होती है तो उस पर ऐसा नहीं है कि केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर ही रहा है, दूसरा उस पर और भी बल होते हैं, जैसे हवा का बल होता है ऊपर की दिशा में, एयर का रेजिस्टेंस होता है ऊपर की दिशा में जो उसको रोक रहा है नीचे गिरने से। लेकिन जब हम मुक्त रूप से गिरने की बात करते हैं, फ्री फॉल की अगर हम बात करते हैं, फ्री फॉल, मुक्त रूप से यानी कि फ्री फॉल, जब हम मुक्त रूप से बोलते हैं तो हम सारे ही बल को हटा देते हैं, सारे ही फोर्स को हटा देते हैं, केवल एक बल को वहां पर रखते हैं और वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। तो जब मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरती है तो वहां पर भारहीनता होती है, वेटलेसनेस। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर। यानी जो भी वस्तु गिर रही है उसे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर कोई भार नहीं है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा। यदि किया गया कार्य का मान धनात्मक हो तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। किसी भी वस्तु पर जो कार्य किया जा रहा है और वो कार्य धनात्मक है तो यानी कि उस वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर यही ऋणात्मक होता, यही कार्य अगर ऋणात्मक होता तो ऊर्जा में ह्रास होती, ऊर्जा में कमी आ जाती। कौन सा ऐसा बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, बता सकते हो। वो बल है घर्षण बल। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति है, स्क्लेरेनकाइमा जो उत्तक है उसमें जो कोशिका है, उसकी जो कोशिका भित्ति है वो मोटी होती है, लेकिन इनके कारण निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। डी हमारा राइट आंसर, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में थकावन होता है। एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है विनेगर में, सिरका में। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, mgh। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी पदार्थ से करंट प्रवाहित होता है तो वो गर्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब कुछ होता है जो कम गर्म होता है, कुछ होता है जो अधिक गर्म हो जाता है। जो कम गर्म होता है मतलब वो अच्छा सुचालक है, जो अधिक गर्म होता है वो अच्छा सुचालक नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक केटली में और टोस्टर में और आयरन में। तो ए बी सी ये सब सही है। इलेक्ट्रिक घंटी में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इलेक्ट्रिक घंटी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का इस्तेमाल होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नहीं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का वहां पर इस्तेमाल होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है हम उसके बारे में बात करते हैं पहले। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो क्षैतिज स्तंभ है उसे आवर्त कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर है इसे कहा जाता है समूह, समूह यानी कि ग्रुप। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी सेम यही था। ठीक है, तो यहां पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट्स थे। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व वाला क्षेत्र कहलाता है। जो ध्वनि तरंगे है वो ध्वनि तरंगे चलती है संपीड़न और विड़लन के रूप में। जो ध्वनि तरंगे है वो चलती है, पहले तो आप ये ध्यान रखो, जो ध्वनि तरंगे है वो अनुदैर्घ्य तरंगे है, जो ध्वनि तरंगे है वो अनुदैर्घ्य तरंगे है और यांत्रिक तरंग है, और ये चलती है संपीड़न और विड़लन के रूप में। संपीड़न क्या होता है, विड़लन क्या होता है। संपीड़न होता है माध्यम का वो क्षेत्र, वो स्थान, वो जगह है जहां पर जो माध्यम के कण है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही पास पास आ जाते हैं। आप देख सकते हो ये मीडियम के पार्टिकल्स को दिखाया गया है, कितना ज्यादा डेंस है यहाँ पे, कितना ज्यादा यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर है उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी। वहीं विड़लन वाला जो क्षेत्र होता है वहां देखो पार्टिकल्स दूर दूर है। तो जो संपीड़न वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर मीडियम के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो ये यहाँ पर हाई डेंसिटी होता है, उच्च घनत्व होता है। हाई डेंसिटी होता है और हाई प्रेशर होता है, यानी कि
उच्च घनत्व उच्च दबाव होता है, और विरलन वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या होगा, घनत्व भी कम होगा और दाब भी कम होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उच्च घनत्व वाला क्षेत्र पूछा है तो उच्च घनत्व वाला क्षेत्र संपीड़न हो जाएगा। निम्न में से कौन तत्व नहीं है? हीलियम है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, पानी नहीं है। पानी ये कंपाउंड है, यौगिक है, जो कि हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर के बना हुआ है। पानी का फॉर्मूला H2O, मॉलिक्यूलर मास 18 और मोलर मास 18 ग्राम। घर्षण द्वारा किए गए कार्य जिसका, यहां लिख लेना, जिसका क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ जाओ, जैसे आप अपने हथेली को आपस में रगड़ते हो तो वहां भी क्या होता है, घर्षण बल काम करता है दोनों हथेली के बीच में, आप देखते हो जो हथेली आपका गर्म हो जाता है। तो यही चीज यहां पर आपसे पूछा गया है। जो कार्य किया गया घर्षण बल के द्वारा वो क्या हुआ, तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जिसके कारण जो हथेली है वो क्या हुआ, गर्म हो गया। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश बताना है आपको क्या होगा। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऊंचाई में वृद्धि होगी, हाइट में वृद्धि होगी। अगर हाइट में वृद्धि होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, इसमें वृद्धि होगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। जब हम ऊपर फेंकेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और वो उसकी स्पीड बढ़ रही है, अगर बढ़ती ही रह जाती तो ऊपर चलती ही रह जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। हम वस्तु को फेंकते हैं, जब फेंकते हैं कुछ दूरी तक स्पीड अधिक होती है, धीरे धीरे ये स्पीड घटती चली जाती है, यानी जो v है ये घटती चली जाती है, और एक पॉइंट आता है जहां पर जो v है ये शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, वहां से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर वस्तु नीचे की ओर गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो v है इसमें कमी आ रही है, स्पीड में कमी आ रही है। तो अगर स्पीड में कमी आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी में जो कि mv² है इसमें कमी आएगी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो तब हुआ जब हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं। जब हम वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं, जब वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं या फिर हम वस्तु को नीचे की ओर छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तब इसके ठीक उल्टा केस बनेगा। उस केस में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। जो बल होता है ये नेचर में हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होता है और वह विपरीत दिशा में काम करता है। तो प्रकृति में जो बल है वो हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में होता है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, कोई भी बल हो। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है, गति का क्या होगा, वही होगा मीटर पर सेकंड। गति बोले तो स्पीड जो कि अदिश राशि है, वेग बोले तो वेलोसिटी जो कि सदिश राशि है। दबाव ये पास्कल होता है, या फिर इसी को बोल दो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। शाकाहारियों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। हम ह्यूमंस, हम मानव सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो तरंगों की जो आवृत्ति होती है उसे हम हर्ट्ज में मापते हैं। बी हमारा राइट आंसर, हर्ट्ज। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। बोन्स एंड कार्टिलेज, हड्डी, अस्थि और उपास्थि ये दोनों ही संयोजी ऊतक है। जो हड्डियां होती है वो हार्ड होती है, उपास्थि ये हड्डियों की तुलना में सॉफ्ट होती है। तो उपास्थि होती है हमारे कानों में, जिसके कारण हम उसे मोड़ पाते हैं। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि वक्रता केंद्र पर वस्तु, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वक्रता केंद्र पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या डैश होगी। जो द्रव्यमान संख्या ये होता है परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या 39 है, सॉरी द्रव्यमान संख्या 39 है, परमाणु संख्या 19 है, हमसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो ये हो जाएगा n = 39 - 19 0 2। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।